कल्पना कीजिए कि हर एक सेकंड में इंसान के आसपास लगभग 11 मिलियन बिट्स की जानकारी मौजूद होती है। मतलब 11 मिलियन। बाप रे, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसमें सब कुछ शामिल है। कमरे का तापमान, बाहर से आती गाड़ियों की आवाज, कंप्यूटर स्क्रीन की चमक और फोन पर लगातार आते वो नोटिफिकेशंस भी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? क्या? हमारा चेतन दिमाग, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो अभी इस चर्चा को सुन रहा है और समझ रहा है, वो एक बार में सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। 11 मिलियन में से सिर्फ 40। सिर्फ 40 बिट्स। ये तो एक तरह से बहुत ही सीमित क्षमता हुई। एग्जैक्टली। इसलिए अगर उत्पादकता या फोकस की कोई भी कोशिश कभी नाकाम हुई है, तो उसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि इंसान उन 40 बिट्स में आखिर भर क्या रहा है। ये आंकड़ा हमेशा एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आधुनिक दुनिया इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो उन 11 मिलियन बिट्स को हर हाल में सीधे इंसान के दिमाग में ठूंस देना चाहती है। हाँ, हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है। सही बात है। और यहीं पर जो पुरानी उत्पादकता की तकनीकें हैं वो पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रख लें तो मतलब वे सब कुछ हासिल कर लेंगे। वो पुराने टाइम टेबल बनाकर, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच ये है कि समय प्रबंधन या कहें टाइम मैनेजमेंट तब तक बिल्कुल बेअसर है जब तक इंसान का ध्यान ही उसके नियंत्रण में ना हो। मतलब अगर दिमाग ही एक जगह नहीं टिक रहा है तो समय का ब्लॉक बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है और बहुत अहम भी है। ध्यान यानी फोकस को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक और दैनिक आदतें खोजना। हमारे पास जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस के सारांश पर आधारित हैं। और इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज के दौर में समय को नहीं बल्कि ध्यान को मैनेज करना सीखना होगा। बिल्कुल सही। पर मेरा एक सवाल है, ये 40 बिट्स वाला दिमाग आखिर काम कैसे करता है? मतलब क्या हम इसे किसी कंप्यूटर की मेमोरी की तरह देख सकते हैं? काफी हद तक हाँ। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे वर्किंग मेमोरी या अटेंशनल स्पेस कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक डेस्क पर रखी छोटी सी ट्रे की कल्पना की जा सकती है, या फिर कंप्यूटर की रैम की तरह। अच्छा, कंप्यूटर की रैम की तरह? हाँ, इस ट्रे का आकार बिल्कुल तय है। अगर कोई व्यक्ति एक बहुत ही जटिल काम कर रहा है, मान लीजिए कि वो कंपनी की कोई अहम रिपोर्ट लिख रहा है, तो उस रिपोर्ट से जुड़े सारे आंकड़े और विचार उस ट्रे की लगभग पूरी जगह घेर लेते हैं। मतलब रैम फुल हो गई है। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए उसी वक्त अचानक पास रखे फोन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन बजता है। टिंग की आवाज आती है और वो छोटा सा नोटिफिकेशन भी उसी ट्रे में अपनी जगह मांगने लगता है ना? बिल्कुल। और चूंकि ट्रे में जगह बहुत ही सीमित है, वो 40 बिट्स वाली बात इसलिए जैसे ही वो नई जानकारी अंदर आती है, रिपोर्ट से जुड़ा कोई ना कोई अहम विचार उस ट्रे से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे। हाँ, और दिमाग उस विचार को भूल जाता है। यहाँ समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि ध्यान भटक गया। असली समस्या ये है कि भटकाव हमारी वर्किंग मेमोरी से जरूरी जानकारी को बेदखल कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, क्योंकि फिर वापस उसी गहराई वाले फोकस में जाने के लिए दिमाग को दोबारा भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो फ्लो टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अटेंशनल स्पेस इतनी कीमती है कि इसे किसी भी हालत में कूड़ेदान नहीं बनाया जा सकता। ध्यान को सही जगह लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी वो कहाँ भटक रहा है। बिल्कुल। तो इंसान ये तय कैसे करे कि इन 40 बिट्स में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं? स्रोतों में एक अटेंशन मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है, लेकिन ये मुझे वो पुराने अर्जेंट बनाम इम्पोर्टेंट वाले चार्ट से थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये अलग है। ये मैट्रिक्स पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी काम कितना उत्पादक है और उसे करने में कितना मजा आता है। ये इंसान के दिन भर के कामों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है, या क्वाड्रेंट कह लीजिए। अच्छा, तो पहला क्वाड्रेंट क्या है? पहला हिस्सा है अनावश्यक काम। ये वो काम है जो न तो कोई नतीजा देते हैं और न ही इनमें कोई खुशी या मजा आता है। जैसे कि बिना सोचे समझे अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप की पुरानी फाइलों को इधर-उधर खिसकाना,
या बेवजह अपने पेन की दराज को व्यवस्थित करना, खासतौर पर तब जब असल में कोई बड़ा और मुश्किल काम सामने पड़ा हो। अरे, ये तो एक तरह का रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म लगता है। मतलब जब कोई बड़ा काम डरा रहा होता है तो दिमाग अचानक तय करता है कि भाई कमरे की सफाई करना इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम है। एग्जैक्टली ये बस एक बहाना है दिमाग का। अच्छा, तो बाकी के 3 हिस्से क्या हैं? दूसरा हिस्सा है ध्यान भटकाने वाले काम। ये मजेदार तो होते हैं लेकिन इनका कोई असली फायदा नहीं होता, जैसे स्मार्टफोन के गेम्स खेलना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वो सब इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। जहां सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। बिल्कुल। फिर तीसरा हिस्सा है जरूरी काम। ये उत्पादक तो होते हैं लेकिन उबाऊ होते हैं, जैसे किसी डॉक्टर के लिए अपने मरीजों के मेडिकल चार्ट भरना या टैक्स के फॉर्म भरना। मतलब ये वो काम है जो हर हाल में करने ही पड़ते हैं, इसमें कोई आजादी नहीं है। हाँ, वो करने ही है। और फिर आता है चौथा हिस्सा, जहां इंसान को सबसे ज्यादा होना चाहिए। सार्थक काम। सही कहा, सार्थक काम। ये वो काम है जो गहरे स्तर पर उत्पादक भी हैं और जिनमें इंसान को अस्वाभाविक रूप से मजा भी आता है। परेटो सिद्धांत के अनुसार ये किसी भी व्यक्ति के वो 20% काम है जो 80% बेहतरीन नतीजे देते हैं। जैसे किसी कोडिंग करने वाले के लिए कोई मुश्किल कोड लिखना जहां उसे वक्त का पता ही ना चले। बिल्कुल, एकदम डीप वर्क। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक घर्षण या कहें फ्रिक्शन दिखाई देता है। लक्ष्य ये है कि अपना ज्यादातर समय ऑटो पायलट से निकालकर सार्थक कामों में लगाया जाए। ऑटो पायलट मतलब वही पहले और दूसरे क्वाड्रेंट वाले काम? हाँ, अक्सर लोग पहले और दूसरे हिस्से में बिना सोचे समझे फोन उठाना और स्क्रॉल करना, उसमें फंसे रहते हैं। तरह जानता है कि सार्थक काम कौन से हैं, उसे पता है कि क्या जरूरी है, फिर भी उसका दिमाग उस चौथे क्वाड्रेंट की तरफ जाने से कतराता क्यों है? ये एक तरह की अलमारी साफ करने जैसा है जहां हम बिना सोचे समझे पुरानी चीजें जमा करते रहते हैं। बहुत सही एनालॉजी है। और इसके पीछे हमारी विकासवादी जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी काम कर रही है। दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो हर हाल में अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। अच्छा, ऊर्जा बचाना चाहता है। हाँ। सार्थक काम जो चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं वे जटिल होते हैं। उन्हें करने के लिए दिमाग को भारी मात्रा में ग्लूकोज और न्यूरोकेमिकल्स की जरूरत होती है। दूसरी तरफ भटकाने वाले काम दिमाग को बिना किसी मेहनत के बहुत ही सस्ते में डोपामिन का एक हिट दे देते हैं। मतलब सस्ते नशे की तरह। बिल्कुल। इसलिए दिमाग कुदरती तौर पर मुश्किल रास्तों से बचकर सबसे आसान रास्ता चुनता है। बाप रे, ये तो इंसान की अपनी ही बायोलॉजी के खिलाफ एक तरह की जंग हो गई। स्रोतों में एक बहुत ही डरावना आंकड़ा दिया गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते समय एक औसत इंसान हर 40 सेकंड में अपना ध्यान भटका लेता है। हाँ, सिर्फ 40 सेकंड। मतलब क्या इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर ही भटकने के लिए नहीं बना है? अगर हर नई चीज देखने पर दिमाग को डोपामाइन मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपनी ही बायोलॉजी से कैसे लड़ सकता है? क्या हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर के दम पर इससे लड़ सकते हैं? सच कहूं तो इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना सबसे कमजोर और गलत रणनीति है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भटकाव आंखों के सामने होता है, मान लीजिए फोन डेस्क पर ही रखा है, तो उसे नजरअंदाज करने में भी दिमाग को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो मुझे फोन नहीं देखना है सोचने में भी एनर्जी जा रही है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो तंत्र काम करता है, मनोवैज्ञानिकों ने उसे अटेंशन रेजिडुआ या ध्यान के अवशेष का नाम दिया है। अटेंशन रेजिडुआ मतलब बचा हुआ ध्यान। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान एक गहरी रिपोर्ट लिख रहा है और बीच में सिर्फ 2 मिनट के लिए एक सोशल मीडिया मैसेज चेक करता है। वो मैसेज पढ़कर तुरंत वापस रिपोर्ट पर आ जाता है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ 2 मिनट ही खराब किए। लेकिन असल में नुकसान समय का नहीं, उस वर्किंग मेमोरी का हुआ है ना? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी उस मैसेज पर अटका हुआ है। उसकी वर्किंग मेमोरी की ट्रे पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। इसी रेजिड्यू की वजह से अगला आधा घंटा उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी रैम में अभी भी वो पुराना प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा है और पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है। तो फिर इसका व्यावहारिक उपाय क्या है? दिमाग को इस जाल से निकाला कैसे जाए? सबसे कारगर रणनीति ये है कि किसी भी जटिल काम को शुरू करने से पहले ही ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर दें।
इसे काम और भटकाव के बीच दूरी बनाना या फ्रिक्शन कॉस्ट बढ़ाना कहते हैं। फ्रिक्शन कॉस्ट मतलब रुकावट पैदा करना। हाँ, उदाहरण के लिए अपने स्मार्टफोन को दूसरे कमरे में रख देना। जब दिमाग को भटकाने वाली चीज तक पहुंचने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, तो ये छोटी सी शारीरिक मेहनत दिमाग के लिए एक बैरियर का काम करती है। दिमाग सोचता है कि यार कौन उठ के जाएगा, इससे अच्छा काम ही कर लूं। बिल्कुल। काम शुरू करने के बाद भटकाव को रोकना ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाता है, इसलिए दुश्मन को घर में घुसने से पहले ही बाहर रोक देना चाहिए। क्या बात है। स्रोतों में कुछ और भी बहुत ही विशेष तरीके बताए गए हैं, जैसे स्मार्टफोन से उन सभी ऐप्स को हटा देना जो सबसे ज्यादा समय चुराते हैं, या कम से कम उन्हें एक ऐसे फोल्डर में डाल देना जिसका नाम माइंडलेस हो, मतलब बिना दिमाग का काम। हाँ, ये अपना इरादा साफ रखने के तरीके हैं। डिस्ट्रैक्शन या भटकाव की परिभाषा ही यही है कि इंसान कुछ और करना चाहता था लेकिन कुछ और करने लगा। सही बात। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ये तय करता है कि वो काम खत्म होने के बाद अगले 45 मिनट तक टीवी देखेगा, अच्छा, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नहीं, क्योंकि वो एक तय किया हुआ इरादतन काम है। भटकाव सिर्फ तब होता है जब लक्ष्य कुछ और हो और इंसान किसी और रास्ते पर चला जाए। ये बहुत साफ नजरिया है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका दिया गया है जिसने मेरा ध्यान खींचा, लिखकर दिमाग खाली करना। ओहो, ये मेरा पसंदीदा है। हाँ, क्योंकि कई बार भटकाव बाहर से किसी नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होता है। काम करते करते अचानक याद आता है कि अरे बिजली का बिल भरना है। हाँ, या मुझे उस क्लाइंट को कॉल करना था। बिल्कुल। तो स्रोतों का कहना है कि जब काम के बीच कोई और ख्याल आए तो उसे एक कागज पर लिख लें। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कागज पर लिख लेने से दिमाग के अंदर वाकई क्या बदल जाता है? इसे मेंटल लोड कम करना कहते हैं। हमारा दिमाग उन कामों को एक तरह के खतरे या अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह देखता है जो पूरे नहीं हुए हैं। वो लगातार एक अलार्म बजाता रहता है कि अरे ये काम मत भूलना। और वो अलार्म हमारी रैम की जगह घेर रहा होता है। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान उस काम को कागज पर लिख लेता है तो वो अपने दिमाग को एक साफ संकेत देता है कि ये काम सुरक्षित जगह पर दर्ज हो गया है और ये छूटेगा नहीं। दिमाग आश्वस्त हो जाता है और अलार्म बंद कर देता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने के लिए या फोन को दूसरे कमरे में रखने के लिए जिस इच्छा शक्ति की बात हम कर रहे हैं, वो कोई बैटरी तो है नहीं जो लगातार चलती रहे। बिल्कुल नहीं। विल पावर के लिए मानसिक ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा को कैसे बरकरार रखा जाए? ये बहुत अहम पॉइंट है। हम मशीनें नहीं हैं। विज्ञान की भाषा में इसे अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है। अल्ट्राडियन रिदम? हाँ, जिस तरह रात में सोते समय हमारा दिमाग लगभग 90 मिनट के अलग अलग नींद के चक्रों से गुजरता है, ठीक उसी तरह जागते समय भी हमारी मानसिक ऊर्जा इसी 90 मिनट की लय का पालन करती है। मतलब हर 90 मिनट में कुछ बदलता है शरीर में? हाँ, इंसान 90 मिनट तक ऊर्जावान महसूस करता है। दिमाग किसी भी एक जटिल काम पर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन 90 मिनट के बाद वो ऊर्जा का भंडार खत्म होने लगता है और फिर थकान होने लगती है। बिल्कुल। इसके बाद दिमाग को वापस उसी क्षमता तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट की रिकवरी या आराम की सख्त जरूरत होती है। नियम ये है कि थकान महसूस होने से पहले ही आराम करना सबसे अच्छा है। पर हमारी जो आजकल की वर्क कल्चर है, वो हसल कल्चर, वो तो बिल्कुल इसके उलट चलती है। इंसान सोचता है बस एक और ईमेल का जवाब दे दूं या बस ये रिपोर्ट पूरी कर लूं। के लिहाज से यही सबसे घातक गलती है। अगर कोई व्यक्ति बिना रुके लगातार काम करता रहता है, उस थकान वाले दौर में भी खुद को घसीटता है, तो उसकी अगली ऊर्जा का शिखर यानी पीक उतना ऊंचा नहीं होगा। मतलब अगला 90 मिनट का साइकिल खराब हो जाएगा। बिल्कुल। उसकी वर्किंग मेमोरी सिकुड़ती जाएगी और दिन के आखिर तक वो पूरी तरह से मानसिक रूप से खाली हो जाएगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब हम 90 मिनट के बाद वो ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक में असल में क्या करना चाहिए ताकि थकान वाकई मिटे? क्या ब्रेक के दौरान सोशल मीडिया देखना या खबरें पढ़ना सही में दिमाग को आराम देता है? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा भ्रम है। सोशल मीडिया देखना आराम बिल्कुल नहीं है। देखने में लगता है कि शरीर कुर्सी पर आराम कर रहा है, पर
दिमाग के स्तर पर क्या हो रहा है। वो तो लगातार चीजें प्रोसेस कर रहा है। एग्जैक्टली वो नई तस्वीरें देख रहा है, वीडियो प्रोसेस कर रहा है, उसकी वर्किंग मेमोरी का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी दिमाग अभी भी दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ने का ट्रैक बदल गया है। तो असली आराम किसे कहते हैं? असली आराम के लिए इरादतन दिमाग भटकाना जरूरी है। स्रोतों में इसे स्कैटर फोकस कहा गया है। इसका मतलब है काम के बीच में ऐसा कुछ करना जिसमें दिमाग न लगाना पड़े। जैसे खिड़की से बाहर आसमान को देखना, अपने हाथों में लोशन लगाना या थोड़ा टहल कर आना। इस अवस्था में दिमाग को अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब दिमाग को खुला छोड़ देना। हाँ, इससे मानसिक ऊर्जा बचती है और वर्किंग मेमोरी खाली हो जाती है। ये तो जागते हुए रिचार्ज करने की बात हुई, लेकिन नींद को लेकर जो आंकड़े स्रोतों में हैं, वे तो सच में डराने वाले हैं। एक जगह लिखा है कि 1 घंटे की खराब नींद का सीधा मतलब है अगले दिन की 2 घंटे की उत्पादकता का नुकसान। नींद का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक गहरी नींद हमारी वर्किंग मेमोरी क्षमता को लगभग 60% तक बढ़ा देती है। 60%? अरे वाह! हाँ, और जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान का दिमाग छोटे छोटे भटकावों को भी रोक नहीं पाता। उसके पास विरोध करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। स्कैटर फोकस और दिमाग भटकाने की इस प्रक्रिया में एक और रहस्यमयी चीज है। स्रोतों में ज़िगार्निक प्रभाव को जिक्र किया गया है। ये आखिर कैसे काम करता है? ज़िगार्निक प्रभाव बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है किसी मुश्किल समस्या पर काम करते हुए बीच में रुक जाना और दिमाग को भटकाना। इंसान का दिमाग अधूरे कामों को बेहतर ढंग से याद रखता है। जैसे हम किसी काम में फंस जाते हैं और कुछ सूझता नहीं है। हाँ, जब आप काम अधूरा छोड़कर मान लीजिए शॉवर लेने जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस अपने आप उन नए विचारों को जोड़कर समाधान निकाल लेता है। अरे हाँ, इसीलिए अक्सर सबसे शानदार आइडिया शावर में या टहलते हुए आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब आपका चेतन दिमाग रिलैक्स कर रहा होता है और अवचेतन मन कड़ियों जोड़ रहा होता है। क्या बात है! मतलब काम की डेस्क से दूर जाना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि काम को सुलझाने का ही एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो आइए इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। आज हमने समझा कि इस 11 मिलियन बिट्स की दुनिया में असली लड़ाई समय की नहीं, बल्कि 40 बिट्स वाले ध्यान की है। मैट्रिक्स से सही काम पहचानना है, भटकाव को दूरी बनाकर दूर रखना है, 90 मिनट के रिदम को पहचानना है और छोटे आसान कामों से दिमाग को सही मायनों में रिचार्ज करना है। बिल्कुल, यही असली अटेंशन मैनेजमेंट है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की दुनिया हर एक पल को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने और हमेशा उत्पादक बने रहने के पीछे भाग रही है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि रचनात्मकता और बेहतरीन विचार या जीनियस आइडियाज तब आते हैं जब हम अपने दिमाग को खाली और बिना किसी लक्ष्य के भटकने देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर पल बिजी रहने की ये जो आधुनिक बीमारी है, यही हमारे सबसे महान विचारों का कत्ल कर रही हो? ये बहुत गहरी बात है। शायद सच्ची उत्पादकता कुछ न करने की कला में ही छिपी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।